नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू का तो एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम उठाएंगे। एक तो डेली पायोनियर का, मिजोरम का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, चुनाव प्रचार कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होना चाहिए, वो डेली पायोनियर का है। और एक चीता के इंट्रोडक्शन से संबंधित आर्टिकल है, वो 2-3 आर्टिकल्स का एक प्रकार से कंपाइलेशन है। पूरा इशू हम डिस्कस कर लेंगे। चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में। और हिंदू का जो एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये वाला न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। तो टोटल 3 इश्यूज, अच्छे इश्यूज हैं आज। ये कोट है आज का, कोट नहीं है, एक प्रकार से कैची लाइन है जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में कई बार आपको लिखना होता है ना, वी एज ए इंडियन प्रयास करेंगे, हम भारत को महान बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको कंक्लूजन में लिखनी होती है कई बार। तो ऐसे आप लिख सकते हो, वी एज ए टीम इंडिया। टीम इंडिया मतलब 138 करोड़ इंडियंस की टीम, समझ गए? तो ये कैची लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी में वैसे देखो पोटेंशियल है इंडिया के एनर्जी इश्यूज को सोल्व करने का, बट बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है, क्या आप एग्री करते हो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बेटर ऑप्शन है? तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले, ये अपना जो दूसरा इनिशिएटिव है ना, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, इसकी वीडियो आप देख सकते हो दूसरे चैनल पे जाके। ये सारे इश्यूज हमने कल डिस्कस किए थे, तो आप दूसरे चैनल पे जाके ये जो वीडियो है ना वो भी देख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया लॉन्च किया। देखो, इस एक्शन प्लान के अंतर्गत हमारे देश में आने वाले 5 सालों में 50 चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हमारे देश में देखो 1952 के बाद से ही चीता को नहीं देखा गया है। चीता हमारे देश में एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। तो अभी री इंट्रोडक्शन का मतलब ये है, दूसरे देश जहां पर चीता अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां से चीता लाए जाएंगे और हमारे देश के जंगलों में छोड़ दिए जाएंगे। ये लेमन टर्म्स में सिंपल मतलब है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता का। देखो, 2 तरह के चीता होते हैं, एक अफ्रीकन चीता, दूसरा एशियाटिक चीता। हमारे देश में जो चीता हुआ करते थे ना, वो एशियाटिक चीता हुआ करते थे, लेकिन हम जो री इंट्रोड्यूस करेंगे ना वो अफ्रीकन चीता करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों आपके मन में आया होगा? जो पहले थे वही तो करने चाहिए ना। उसका रीजन देखो ये है, एशियाटिक चीता बचे ही नहीं, सिर्फ ईरान में अभी हैं 40-50 के आसपास, और वहां पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ईरान में, तो वो देंगे ही नहीं। तो इसलिए अफ्रीकन चीता, जिनकी संख्या आज के समय में 6,500 से लेकर 7,000 के बीच में है, इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। यहां पर देखिए, ये जो एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया है ना, इसे लॉन्च किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19th मीटिंग में। काफी सालों से बात चल रही है, करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। फाइनली लॉन्च कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। पहले फेज में देखो 10-12 जो अफ्रीकन चीता है ना, ये नमीबिया से लाए जाएंगे और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। देखो, ऑप्शंस तो काफी सारे थे। यहां पर देखो, नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंस रोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में है। इसके बाद सागड़ बल्ज इन जैसलमेर राजस्थान, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान। यहां पर चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, क्योंकि देखो चीतास ना वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पे ग्रासलैंड्स हों, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयुक्त जगह है ना चीतास को री इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसकी पहचान की गई है, वो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। समझ गए? ये सब भी उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर नेशनल पार्क। जगह भी आप देख लीजिए, यहां पर है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। यहां पे ग्रासलैंड्स हैं जो कि चीतास का को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए। पूरा एरिया जो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क का वो है 748 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, और सियोपुर शिवपुरी डेसिडस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप का पार्ट है ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कैपेसिटी कितनी है इस नेशनल पार्क की चीतास को सस्टेन रखने की? 21 चीतास को सस्टेन रखा जा सकता है इस कूनो पालपुर नेशनल पार्क के द्वारा।
और संभावना ये है 4 जो बिग कैट्स है ना, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, चीता, वो भी यहां पे एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पास्ट में किए हैं, बहुत पहले जब चीताज हुआ करते थे, तो अब भी 4 कैट्स एक ही समय पर यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए भी इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया शुरुआत में 10 जो चीताज लाए जाएंगे ना, उनको यहां पर रखा जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, ठीक है, चीताज को लाया ही क्यों जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि हाँ थोड़ा वाइल्ड लाइफ इंडिया में और ज़्यादा डाइवर्स लगे, और क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं अगर यूपीएससी पूछ ले? देखो, जब से इंडिया में ये जो टाइगर रिजर्व्स अनाउंस होने स्टार्ट हुए हैं ना, तब से टाइगर तो कंजर्व होता ही है, इसके साथ साथ जिस एरिया को टाइगर रिजर्व के तौर पे अनाउंस किया जाता है ना, वहां पे फॉरेस्ट भी कंजर्व हो जाता है। दोनों फायदे साथ ही साथ हो जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स तो बचते ही हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए जिस एरिया को टाइगर रिजर्व या फिर एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, वहां पे फॉरेस्ट भी अपने आप कंजर्व हो जाता है। तो इस कुलो पालपुर नेशनल पार्क को शुरुआत में अगर चीताज के लिए रिजर्व घोषित किया जाएगा तो यहां पे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी हो जाएगा, और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होगा तो आपको पता है कार्बन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमारी कमिटमेंट्स है ना, उनको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं चीताज को री इंट्रोड्यूस करने के। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर इस कुलो पालपुर नेशनल पार्क में अगर चीताज को री इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर चीताज के साथ साथ बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी और फूड चेन भी दुरुस्त हो जाएगी। अगर बड़ी कैट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये पूरी जो फूड चेन है ना, उसमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी बिग कैट ना होने की वजह से हो सकता है कि जो बबून्स हैं, बंदर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई हो, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई हो, लेकिन चीता को री इंट्रोड्यूस करने से जो फूड चेन है वो दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। जाहिर तौर पर अगर चीताज आएंगे तो ज़्यादा लोग देखने के लिए जाएंगे, वहाँ पे सफारी चलने लगेगी, टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे लास्ट में, चीताज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके हम एक प्रकार से चीताज को कंजर्व कर रहे हैं ना, तो जो ग्लोबल एफर्ट है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो प्रयास चल रहा है चीताज को कंजर्व किया जाए, इंडिया भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है फिर इस दिशा में चीताज को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करके। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करें चैलेंजेस की। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, बोला तो गया है कि यहां पे 4 बिग कैट्स सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन कोई साइंस अवेलेबल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि चारों जो कैट्स हैं वो एक ही समय पर एक ही जगह पर सर्वाइव कर रही हों। दूसरा चैलेंज ये है, इंडिया में ना जो नेशनल पार्क्स के साइज है ना, छोटे छोटे हैं, और चीता तो बहुत तेज चलता है, आपको पता है, एक साल में 1000 स्क्वायर किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। तो डर भी लगता है कहीं ये नेशनल पार्क को पार करके जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ना आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रासलैंड्स। देखो, ये बोलना कि एक स्पीसीज को री इंट्रोड्यूस करने से जो वहां पे ग्रासलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, ये तो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं हुआ ये। इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं? ऐसा भी देखो, हो सकता है कि चीता को इंट्रोड्यूस करने से बाकी जो स्पीसीज अभी कुलो नेशनल पार्क में या फिर जहां जहां पे चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो बाकी जो स्पीसीज रहती हैं उन पर असर पड़ जाए। और रिसोर्सेज तो देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड होते हैं। अब चीताज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ज़्यादा फोकस हो जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या फिर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ का चीताज को कंजर्व करने पर, लेकिन बाकी जो उनके प्रोग्राम्स है ना, उन पर से ध्यान जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। देखो, वैसे तो जो चीता है ना, ज़्यादा अटैक करता नहीं है लाइव स्टॉक पर। जो आसपास वहां पे फॉरेस्ट के अंदर या फिर आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको सबसे बड़ी दिक्कत इन एनिमल से ये होती है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पशुओं को मार देते हैं और कई बार ह्यूमन बींग्स पे भी हमला कर देते हैं। लेकिन चीता थोड़ा कम अटैक करता है रिलेटिवली लाइव स्टॉक पर। बट चीता के साथ एक दिक्कत ये है, दिन में ही ये शिकार करता है, रात को शिकार नहीं करता। जैसे लियोपर्ड है, लियोपर्ड रात को शिकार करता है। तो ह्यूमन बींग्स के साथ, लाइव स्टॉक के साथ, जो पालतू जानवर है ना, उनके साथ सामना कम होता है लियोपर्ड का। लेकिन चीता तो दिन में ही शिकार करता है, इस वजह से लोकल लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है।
और सबसे लास्ट में रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। अब देखो चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कई सारे गांवों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा इधर से उधर, और अभी तक का इतिहास ये कहता है रिहेबिलिटेशन हमारे देश में अच्छे से होता नहीं है। कई बार हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर समय रिहेबिलिटेशन जब होता है, चाहे डैम कंस्ट्रक्शन के बाद या फिर किसी और प्रोजेक्ट के बाद, वो अच्छे से हो नहीं पाता है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है? सबसे पहली चीज, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आप जरूर इंश्योर करो अगर चीतास को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो। लोकल कम्युनिटीज की हेल्प लो, उनको अवेयर करो। कैसे? इको क्लब्स की सहायता से, नेचर एजुकेशनल कैंप्स, टीचर ट्रेनिंग कैंप्स, स्ट्रीट प्लेस, इन सब की सहायता से आप लोकल लोगों को जागरूक जरूर करो। चीतास को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चीता की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम है, फ्रंटलाइन स्टाफ है, चीतास को ट्रैक करने वाली टीम है, इनकी समय समय पर ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटर सेक्टोरियल कोलैबोरेशन। देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बाकी जो एजेंसीज है ना, जैसे लोकल पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड रेवेन्यू जनरेशन। टूरिज्म देखो हो तो सही अगर चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन टूरिज्म इस प्रकार से हो कि लोकल जो इकोसिस्टम है ना उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं टूरिज्म के चक्कर में लोकल जो इकोलॉजी है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। और सबसे लास्ट में एनुअल रिव्यू होना चाहिए, समय समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बल्कि चीता रिसर्च टीम के द्वारा भी, ताकि पता लग सके कि चीतास को जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके क्या रिपरकशंस निकल के आ रहे हैं, क्या इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या प्रोग्राम में फर्दर कोई फेरबदल करना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा अगर एनुअल रिव्यू और मॉनिटरिंग की जाती है चीता रिसर्च टीम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चीतास को इंट्रोड्यूस करने के प्लान से संबंधित। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो देखो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ना बहुत सारे खतरे हैं, आपको भी पता है, लेकिन मार्च 3 को क्या हुआ, यूक्रेन जो वार चल रहा है ना, यूक्रेन में एक जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, लोकेशन आप देख लीजिए, यहां पर ना शेलिंग की गई थी रशिया के द्वारा। एकदम से डर लग गया पूरे वर्ल्ड को कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। खतरा देखो ये था, मान लीजिए रशिया की फोर्सेस जो शेलिंग कर रही थी, अगर कोई बम वगैरह गिर जाता कूलिंग सिस्टम पर, कूलिंग सिस्टम अगर फेल हो जाता तो फिर कूलेंट का तो काम ही ये होता है ना कूलिंग प्रोवाइड करना, तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती रिएक्टर में, रिएक्टर मेल्ट डाउन हो जाता, मेल्ट डाउन हो जाता तो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं बाहर निकल जाती। जापान में जो हादसा हुआ था ना फुकुशिमा में, वो कूलिंग सिस्टम के फेल होने से संबंधित हुआ था, तो ये डर था। खैर बाद में ये पता लगा जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर शेलिंग नहीं हुई, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास शेलिंग हुई थी। इसके बाद जापान के हादसे का जिक्र किया जाता है। जापान के लोग इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं थे 11 साल पहले। 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट है ना वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट्स हुए अर्थक्वेक और सुनामी लहरों के आने के बाद। एकदम से रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया अर्थक्वेक के बाद, लेकिन जो रेडियो एक्टिव कोर्स थी ना वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होना जारी रही और इवेंचुअली रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया यानी पिघल गया और न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं बाहर निकली। तो रेडिएशंस को क्लीन करने में, एरिया को साफ करने में जापान को $600 बिलियन का खर्चा आया। इन घटनाओं से ना राइटर ये बताना चाहते हैं, देखो न्यूक्लियर एनर्जी पर जो फोकस है ना विभिन्न देशों का कम हो गया जापान की 2011 की फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 2008 में यूएसए की गवर्नमेंट ने यह प्लान किया था कि 2030 आते आते यूएसए में इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी 114.9 गीगावाट, लेकिन 2021 में अब यह बोला गया है कि इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी 2030 आते आते 83.3 गीगावाट। इवन ग्लोबल ट्रेंड भी यही है। 1996 में टोटल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी ना, टोटल जितनी बिजली प्रोड्यूस होती थी 17.5% उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी होती थी, लेकिन 2020 आते आते
वर्ल्ड में टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, सिर्फ 10% उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इवन और भी काफ़ी सारे हादसे हुए हैं, बात सिर्फ इस फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की नहीं है। 2020 में हवा के एक तूफान ने डुआन आर्नोल्ड न्यूक्लियर प्लांट में ऑपरेशंस को प्रभावित किया, ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। इसके साथ साथ साउथ कोरिया में एक हैनुल न्यूक्लियर प्लांट है, इसके ऑपरेशंस भी प्रभावित हुए वाइल्ड फायर की वजह से। जंगल में जो आग लग जाती है ना बड़े स्केल पे, तो उस वाइल्ड फायर ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशंस को प्रभावित किया। बाद में प्रेसिडेंट मून ने आदेश दिया सभी प्रयास किए जाएं कि जो आग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और कूलिंग सिस्टम को किसी प्रकार से प्रभावित ना करें। तो ये कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड का जो फोकस है ना न्यूक्लियर एनर्जी पर पहले की अपेक्षाकृत कम हो गया है। और वैसे भी देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिलेटिवली महंगी है। यहां पर देखो वॉल स्ट्रीट कंपनी लेजार्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा यूएस में सोलर फोटोवोल्टिक सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना उसके दाम पिछले कुछ सालों में 90% तक कम हो गए हैं। और विंड टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना उसके दाम 72% तक कम हो गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट से कीमत होती है ऑलमोस्ट 1 यूनिट 15 रुपये। और आजकल जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना उसकी कीमत होती है 2-2.5 रुपये। स्टोरेज की व्यवस्था भी होती है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी में स्टोरेज का आप दाम जोड़ोगे तो 15 से भी ज़्यादा दाम आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 1 यूनिट। तो ज़्यादा सस्ती है रिन्यूएबल एनर्जी, सेफ भी है। और इसके साथ साथ देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बड़े स्केल पे कैपिटल की आवश्यकता होती है, कॉस्ट ओवररन का भी खतरा रहता है। कॉस्ट ओवररन मतलब मान लीजिए आपने शुरू में सोचा, एस्टिमेट लगाया 1000 करोड़ रुपए लगेंगे न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश करने में, एक्चुअल में खतरा काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअल में जो कॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यूएसए में भी देखा गया है और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इस्टेब्लिश हुए हैं। पहले जितना एस्टिमेट लगाया गया था ना उससे ज़्यादा कॉस्ट आई फाइनली जब वो ऑपरेशनलाइज हुए। कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तो बीच में ही छोड़ दिया गया क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग भी अब थोड़े संजीदा होने लगे हैं। गुजरात में एक जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा है तो वहां पे लोकल लोगों का विरोध है। वो कहते हैं कि आप यहां पे मत इस्टेब्लिश कीजिए प्लीज। यहां पर देखो गुजरात की वो जगह है मिथिविरदी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, यहां के आसपास लोगों ने मना किया कि आप मत यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करो। उनको भी पता है जापान के फुकुशिमा में कितना बड़ा डिजास्टर हो गया था। अब देखो ये सारी डिस्कशन करने के बाद फाइनली राइटर बोलना चाहते हैं हमारा ना यूएसए के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था 2008 में कि हम आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंपोर्ट करेंगे। वैसे तो 13 साल हो गए अभी तक यूएसए से कोई हमने न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट किया नहीं है, लेकिन सरकार कहती है वो हमारा जो एग्रीमेंट है ना वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ये देखो सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में हमारा प्लान ये है 10 इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश करेंगे और 28 एडिशनल रिएक्टर्स इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें से 24 को इंपोर्ट किया जाएगा, यानी टोटल 38 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम इस्टेब्लिश करेंगे। राइटर कहते हैं अरे भैया आप देख तो लो, पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी से दूर जा रहा है, आप न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करते जा रहे हो। हमारा देश तो सनशाइन एबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में प्रोड्यूस की जा सकती है, तो आप खामखा न्यूक्लियर एनर्जी पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप यूएसए से परचेज करने वाले हो ना, ऑलरेडी वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके ऑपरेशंस इतने अच्छे नहीं हैं यूएसए में। एग्जाम्पल दिया जाता है कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तो बंद कर दिया गया था कॉस्ट ओवररन की वजह से, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया। फिर एक फैक्ट ये भी है 2008 में अनिल काकोडकर, ये उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, इन्होंने ये प्रोजेक्शन लगाया था 2050 आते आते हमारे देश में 650 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। लेकिन उनके जो सक्सेसर आए, उनके बाद जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने ना, इन्होंने 2010 में ये प्रेडिक्ट किया था 2020 आते आते 35 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की हमारे देश में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। लेकिन है कितनी? सिर्फ 6.78 गीगावाट। ऐसा क्यों?
क्योंकि 2011 में फिर वो न्यूक्लियर हादसा हो गया था ना फुकुशिमा में, उसके बाद तो फिर मन हट गया विभिन्न देशों का न्यूक्लियर एनर्जी से। लेकिन सरकार अब क्यों बोल रही है कि हम 10 इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करेंगे और 28 एडिशनल, पता नहीं, ये समझ से परे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिजोरम वे टू बेटरिंग डेमोक्रेसी से संबंधित है। मतलब डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, हमें मिजोरम के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है अब्राहम लिंकन ने जो स्टेटमेंट दी थी ना 1863 में, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी की सबसे उपयुक्त डेफिनेशन है हाल फिलहाल में। हालांकि देखो, इस डेफिनेशन को दिए कितने सारे साल हो गए, लेकिन बिल्कुल रिसेंट में देखें तो सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। लेकिन ना पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विभिन्न देशों में ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर जाती जा रही है। डेमोक्रेसी में ये अधिकार होता है ना हर एक सिटीजन के पास कि वो भी इलेक्शन लड़ के अगर लड़ना चाहता है। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दो तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक तो देखो, इलेक्शन में इतना खर्चा होता है कि इलेक्शन लड़ना आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दूसरा, यार्ड स्टिक्स यूज्ड फॉर द कैंडिडेट सिलेक्शन। हमारे देश में कैसे यार्ड स्टिक चूज किए जाते हैं, कैसे पैरामीटर्स चूज किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा टिकट्स देने के लिए, देखा जाता है किस कम्युनिटी से ये पर्सन संबंध रखता है, कितना इसके पास पैसा है, इलेक्शन में कितना पैसा लगा सकता है, मसल पावर कैसी है। ये सब फैक्टर्स विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर करती हैं टिकट देने के लिए। देखो ना, आज के समय में ना एक ट्रेंड देखने को मिलता है, दलित कम्युनिटी को मोबिलाइज कर लिया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। वो ऐसा दिखाने लगता है अपने आप को कि मैं दलित कम्युनिटी का लीडर हूं, मैं क्षत्रिय कम्युनिटी का लीडर हूं, मैं मराठों का लीडर हूं, मैं राजपूतों का लीडर हूं, मैं गुजरों का लीडर हूं। इस प्रकार से कुछ जो पर्सन्स है ना अपने आप को ये दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है ना सिर्फ मैं सर्व कर सकता हूं, मुझे वोट दीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं गुज्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे गांधी जी देख लीजिए, गांधी जी ने डिप्रेस्ड सेक्शंस के लिए कितनी ज्यादा जोर शोर से आवाज उठाई, उन्होंने फास्ट भी किए। क्या वो डिप्रेस्ड सेक्शन से थे? नहीं थे। तो ये कहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन ही अपनी कम्युनिटी की आवाज उठा सकता है? मैं मान लीजिए ए कम्युनिटी का हूं, तो मैं बी कम्युनिटी की आवाज क्यों नहीं उठा सकता? लेकिन आज के समय में ना ऐसा होता नहीं है। इवन लोगों की भी कुछ ना कुछ गलती है कि वो उन्हें भी यूं लगता है कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी का पर्सन होगा तो वो हमारी कम्युनिटी की आवाज उठा पाएगा, कोई दूसरी कम्युनिटी के पर्सन पर वो विश्वास नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ तो देखो सोसाइटी की भी दिक्कत है। देखो, ये बात सच है कि डेमोक्रेसी में ना सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये किसने कहा है कि उस कम्युनिटी का पर्सन होगा तभी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? उस कम्युनिटी का पर्सन किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन भी तो प्रोवाइड कर सकता है ना। तो ये दिक्कत है। अब देखो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है मिजोरम का। मिजोरम का एक इनिशिएटिव है जो बाकी देश में भी रेप्लिकेट हो सकता है। क्या है इनिशिएटिव? देखो, छोटा सा स्टेट है मिजोरम, आप यहां पर देखिए, एक तरफ त्रिपुरा है, दूसरी तरफ म्यांमार है। लेकिन जो मिजो लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन है सिर्फ 14 लाख के आसपास, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड कम्युनिटी है। जो मिजो पीपल हैं बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। 90s में सबसे पहले इवन ओड का जो सिस्टम था ना कि एक डेट को इवन नंबर की जो कैब्स हैं वो दौड़ेंगी और अगली डेट को ओड नंबर वाली। दिल्ली में तो बाद में आया, हाल फिलहाल में आया दिल्ली में, तो सबसे पहले वो मिजोरम में ही फॉलो किया गया था। ट्रैफिक रूल्स बहुत बढ़िया फॉलो करते हैं मिजोरम लोग, आपस में हॉर्न तो बजाते ही नहीं हैं, अपनी लेन नहीं तोड़ते हैं। ये तो देखो वो चीजें हैं जो मैंने देखी जब मैं वहां पे गया था। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मिजोरम का, और लोग आपस में बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। सोसाइटी लिबरल है। कुछ वीडियोस तो बनाए थे दूसरे चैनल पर डालने के लिए मिजोरम के, लेकिन कैमरा ही गुम हो गया। ये खराब मेमोरी रही, बाकी अच्छा था। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल जो मिजोरम का बाकी देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं वो देखिए। मिजोरम में भी ना
बाकी देश की तरह ऐसे ही जैसे इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी खर्चा हुआ करता था और माल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी हुआ करती थी इलेक्शन से पहले चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहाँ पे ना एक एसोसिएशन है, यंग मिजो एसोसिएशन, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस्टेब्लिश की थी और ये एक एनजीओ है, यंग मिजो एसोसिएशन। इस एनजीओ का नाम मिजोरम की सोसाइटी में रोल काफ़ी ज़्यादा है, इसकी बात मानते हैं लोग। तो ये एनजीओ है, कुछ दूसरे एनजीओ जैसे MHIP वुमेन की एसोसिएशन है और मिजो उपा पोल ये MUP ये सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है। तो इस प्रकार से विभिन्न एनजीओज ना एक साथ आए और उन्होंने एक पब्लिक फोरम का निर्माण किया 2006 में, मिजोरम पीपल फोरम। यह फोरम क्या करता है, आप इस फोरम के काम देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इस फोरम के जो सदस्य होते हैं ना, वो चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न कैंडिडेट्स के साथ जाते हैं। रोक लगा रखी है इस फोरम ने कि सिर्फ 4 से 10 लोग ही एक समय में जा सकते हैं डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए। हमारे दूसरी जगहों पर आप देखते हो ना, कोई कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए जा रहा है तो 100, 200, 300, 500 लोग हो जाते हैं। अब कोई बड़ा लीडर जाता है तो हजारों लोगों की भीड़ हो जाती है डोर टू डोर जब कैंपेनिंग होती है। लेकिन ये मिजो पीपल कैंपेन ये इंश्योर करता है कोई भी कैंडिडेट जब डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएगा ना, तो उसके साथ सिर्फ 4 से 10 लोग होंगे। और कैसे इंश्योर करता है, इस फोरम के लोग भी तो जाते हैं ना, 4 से 10 लोगों के साथ में इस फोरम के लोग भी जाएंगे नजर रखने के लिए कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ तो नहीं है। और क्या अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं इस मिजोरम पीपल फोरम के द्वारा। ये देखो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विभिन्न कैंडिडेट्स को सभी लोकेलिटीज में, जहां पे आकर विभिन्न कैंडिडेट्स अपना मैनिफेस्टो शेयर कर सकते हैं। लोकल लोग कैंडिडेट्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ओपन सेशंस ऑर्गेनाइज करवाता है ये मिजोरम पीपल फोरम विभिन्न कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लोकेलिटीज में। और इस फोरम के जो वॉलंटियर्स हैं ना, वो अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए पोस्टर चिपकवाते हैं। यहां पर देखिए, पोस्टर्स फिक्स करते हैं, फ्लेक्सिस लगवाते हैं अपने पैसों से। और पैसा कहां से आता है, एनजीओ से। फायदा क्या है, अरे फायदा कितना बड़ा देखो ना यार, गरीब आदमी भी तो इलेक्शन लड़ सकता है ना। उस पे जो खर्चा उसको आता है पोस्टर्स का, फ्लेक्सिस का, वो नहीं आएगा, क्योंकि पैसा तो ये मिजोरम पीपल फोरम दे रहे हैं और इनके पास से आ रहा है एनजीओ से, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो मिजोरम पीपल फोरम के वॉलंटियर्स हैं ना, वो लोकल लोगों की हेल्प करते हैं वोटिंग लिस्ट में उनका नाम कहां पे है ये ढूंढवाने में। इसका फायदा ये होता है, वोटिंग के दिन आप देखते हो ना, वोटिंग के दिन जो स्टॉल लगे होते हैं वोटर रोल प्रोवाइड करने के लिए वोटर को, तो उन स्टॉल्स को लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन स्टॉल्स को लेके भी बहुत बार लड़ाई हो जाती है आपस में इलेक्शन वाले दिन। अगर लोकल लोगों की पहले ही हेल्प कर दी गई वोटर लिस्ट में उनका नाम ढूंढने में और वोटर रोल प्रोवाइड करने में, तो वो आसानी से इलेक्शन वाले दिन सीधा जाएंगे, वोट करके आ जाएंगे। उनको बूथ के नजदीक स्टॉल पर वोटर रोल लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इवन इस मिजोरम पीपल फोरम के लोग रात को ना गश्त भी लगाते हैं देखने के लिए क्या कोई कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, मिजोरम पीपल फोरम्स ने जो नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं, क्या उसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कोई कैंडिडेट उल्लंघन करना पाया जाता है ना, तो फिर यंग मिजो एसोसिएशन जिसकी हमने बात की थी ना, जो काफी इन्फ्लुएंशियल एनजीओ है मिजोरम का, इस यंग मिजो एसोसिएशन का कॉमन एक अनाउंसमेंट सिस्टम है चर्च के थ्रू और कुछ दूसरे माध्यम से। तो फिर कॉमन अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि देखो ये कैंडिडेट था, ये करता पकड़ा गया है, फिर उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसके इलेक्टोरल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मतलब कम लोग वोट देंगे ना अगर गलत काम अगर करते आप मिलोगे तो। इसलिए डरते हैं कैंडिडेट्स, और जो मिजोरम पीपल फोरम के नॉर्म्स है ना उसको मानते हैं। अब इन सब चीज़ों से ना फायदा ये हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हो गया है, कॉमन मैन भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2006 के बाद से ही ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है मिजोरम में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, असेंबली और लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी। तो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं ये मिजोरम पीपल फोरम के वॉलंटियर्स, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। बाकी जगह भी इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।